वर्ल्ड पॉपुलेशन हर जगह समान नहीं होती, कहीं भीड़ तो कहीं सन्नाटा। तो आज अपन पढ़ेंगे वर्ल्ड पॉपुलेशन की ग्रोथ, उसकी वृद्धि और इसका डिस्ट्रीब्यूशन और डेंसिटी के बारे में। तो मेरा नाम है राम कुमार सोनी। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा कक्षा 12 का चैप्टर नंबर 2 विश्व जनसंख्या वितरण, इसका घनत्व और वृद्धि। इसका टॉपिक है विश्व जनसंख्या वितरण कि विश्व में जनसंख्या का क्या क्या वितरण है और इस वितरण को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, और जनघनत्व और जनसंख्या वृद्धि, किन देशों में जनसंख्या वृद्धि ज्यादा है, जनसंख्या वृद्धि कैसे होती है, क्या होती है, इसके बारे में अपन विस्तृत से चर्चा करेंगे। जनसंख्या वितरण, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। जनसंख्या वितरण का अर्थ है पृथ्वी की सतह पर लोगों के वितरण की व्यवस्था। जनसंख्या वितरण का मतलब यह होता है कि किसी भी स्थान पर लोगों का वितरण किस प्रकार है। कहीं पर लोग ज्यादा हैं तो कहीं पर लोग कम हैं, कहीं पर लोगों की डेंसिटी ज्यादा है तो कहीं पर कम है, कहीं पर लोगों की जनसंख्या वृद्धि ज्यादा है तो कहीं पर कम है। इस प्रकार अपन ये देखते हैं कि पृथ्वी के कुछ भागों पर, जैसे कि पृथ्वी के 90% भागों पर सिर्फ 10% ही जनसंख्या पाई जाती है, और इसी प्रकार अपन देखते हैं कि विश्व के 10% भाग पर विश्व की 90% जनसंख्या पाई जाती है। यह सभी कारक जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं। जनसंख्या को समान रूप से वितरित नहीं किया जा सकता, क्योंकि दुनिया की 90% आबादी अपने भूमि क्षेत्र के लगभग 10% हिस्से में रहती है। जैसा कि मैंने बताया कि विश्व की 90% जनसंख्या सिर्फ 10% भूभाग पर रहती है। यह 10% भूभाग क्या है? यह 10% भूभाग में जैसे कि दक्षिणी एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया, और इसके बाद पश्चिमी एशिया, यूएसए का पूर्वी भाग, लैटिन अमेरिका, और यह देखा जाए 90% में क्या क्या शामिल किया जाए। 90% में समस्त विश्व के ओशन, इसके बाद हिमानी क्षेत्र, पहाड़ी ऊंचे ऊंचे क्षेत्र, इनमें जनसंख्या का वितरण बहुत ही कम और जनसंख्या घनत्व भी बहुत कम पाया जाता है। दुनिया के 10 सबसे अधिक आबादी वाले देश दुनिया की आबादी का लगभग 60% योगदान करते हैं। इन 10 देशों में से 6 एशिया में स्थित हैं। विश्व में 10 जनसंख्या के सबसे बड़े देश हैं। पहला, विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश पहला है जापान। जापान है जनघनत्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है भारत। दूसरे नंबर पर चीन, तीसरे नंबर पर यूएसए, फोर्थ नंबर पर इंडोनेशिया, और फिफ्थ नंबर पर है पाकिस्तान। इसी प्रकार 6th नंबर पर है नाइजीरिया, 7th नंबर पर है बांग्लादेश, 8th नंबर पर है रूस, 9th नंबर पर है मैक्सिको, और 10th नंबर पर है इजराइल। इस प्रकार अपन देखते हैं कि कहीं पर तो जनसंख्या का घनत्व बहुत ज्यादा है, जनसंख्या वृद्धि बहुत ज्यादा है, एवं जनसंख्या का डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत ज्यादा है। तो कुछ कुछ जगहों पर जनघनत्व बिल्कुल शून्य पाया जाता है, जैसे कि जनघनत्व शून्य देश अंटार्कटिका। इसी प्रकार अपन देखेंगे जैसे हिमालय रीजन में यदि देखा जाए तो यह है जम्मू कश्मीर वाला भाग, यहाँ पर भी जनसंख्या का वितरण बहुत कम पाया जाता है। इसी प्रकार हिमाचल प्रदेश में भी जनसंख्या का वितरण बहुत कम पाया जाता है। और इसमें एशिया के 6 देश शामिल है। अपन जो पढ़ते हैं एशिया के 6 देश, जैसे कि भारत में विश्व की 18.5% जनसंख्या निवास करती है। इसी प्रकार चीन में विश्व की 18% जनसंख्या निवास करती है। यूएसए में विश्व की 3.5 जनसंख्या निवास करती है। इसी प्रकार अपन देखा जाए कि इंडोनेशिया में 3.2% विश्व की जनसंख्या निवास करती है। पाकिस्तान में विश्व की 2.8 जनसंख्या निवास करती है। यदि अपन जनसंख्या की बात की जाए तो विश्व की जनसंख्या 8 अरब है। अपने पूरे वर्ल्ड की जनसंख्या के संदर्भ में देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड की जनसंख्या 8 अरब है। इसके बाद जनघनत्व। अब ये जनघनत्व क्या होता है? जनघनत्व मतलब होता है कि एक छोटे से क्षेत्र में बहुत अधिक जनसंख्या की बसावट को ही जनघनत्व
कहा जाता है कि मतलब एरिया तो बहुत छोटा है और उसमें बहुत ज्यादा डेंसिटी पाई जाती है। और एक और उदाहरण से अपन ये समझ सकते हैं कि जैसे मनुष्यों में किसी के बाल घने रहते हैं और किसी के बाल पतले रहते हैं। घने बाल का मतलब यह है कि छोटी सी जगह में बहुत अधिक बालों का होना, और इसी प्रकार से अपन ये देखें कि जैसे कि जिसके बाल कम रहते हैं मतलब कि छोटी सी जगह में बालों का दूर दूर स्थित होना। इस प्रकार अपन जनसंख्या को भी समझ सकते हैं कि छोटे से क्षेत्र विशेष में बहुत ज्यादा जमघट पाया जाना। जमघट का मतलब होता है कि छोटे से क्षेत्र में बहुत अधिक जनसंख्या पाया जाना। इसके बारे में देखते हैं। प्रति इकाई क्षेत्रफल पर निवास करने वाले व्यक्तियों की औसत संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। इसका मतलब है कि प्रति इकाई क्षेत्रफल, जैसे कि 1 किलोमीटर पर स्क्वायर प्रति इकाई क्षेत्रफल पर निवास करने वाले व्यक्तियों की औसत संख्या। अब यहाँ पर कितने व्यक्ति निवास कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर 100 पीपल्स निवास कर रहे हैं, तो यहाँ का जनघनत्व कितना हो जाएगा। यहाँ पर 100 पीपल किलोमीटर को क्या लिख सकते हैं, 1000 मीटर। तो अपन ये देखेंगे कि 1 मीटर पर 10 पीपल निवास करते हैं। और इसी प्रकार इसका मतलब भूमि के आकार के लोगों की संख्या के बीच का अनुपात है। यह आमतौर पर प्रति व्यक्ति जनसंख्या अपॉन क्षेत्रफल के घनत्व में मापा जाता है। जनघनत्व ज्ञात करने का सूत्र है, जनसंख्या घनत्व ज्ञात करने का सूत्र है जनसंख्या अपॉन क्षेत्रफल इंटू 100। इससे अपन यह पता लगा सकते हैं कि किसी क्षेत्र विशेष में, छोटे से क्षेत्र में कहां पर जनसंख्या ज्यादा है, कहां पर जनसंख्या कम है, और इससे जनसंख्या का पता करके अपन राजनीति एवं प्रशासकीय नीतियों को लागू कर सकते हैं। कुछ क्षेत्र घनी आबादी वाले हैं, जैसे कि इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में सर्वाधिक घनी आबादी कहां पर पाई जाती है। इंडिया में सर्वाधिक घनी आबादी उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, जैसे कि बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, यहाँ पर अत्यधिक घनी आबादी पाई जाती है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन यह है क्योंकि यह क्षेत्र मैदानी भागों में पड़ता है। तो मैदानी भागों में प्रायः नदियां बहती हैं, तो नदियों के किनारे बहुत से जमघट्ट पाए जाते हैं, बहुत से जनसंख्या के संकुल पाए जाते हैं। और इसी प्रकार यह देखा जाए कि जहां पर ज्यादा आर्द्रता या ज्यादा गर्मी रहती है, वहां पर जनसंख्या का घनत्व, जनसंख्या का वितरण भी कम रहता है। जैसे कि यह देखा जाए कि मरुस्थलीय क्षेत्रों में जनसंख्या का घनत्व बहुत कम पाया जाता है। इसी प्रकार आर्द्र क्षेत्रों में जनसंख्या का घनत्व भी बहुत कम पाया जाता है। एक डायग्राम से अपन इसको समझते हैं। जैसे कि ये वर्ल्ड है, ये विषुवत-रेखीय क्षेत्र है, ये कर्क रेखा वाला क्षेत्र है, और ये समशीतोष्ण वाला क्षेत्र है, और ये ध्रुवीय क्षेत्र है। तो अपन ये देखेंगे कि विषुवत-रेखीय क्षेत्र 0 से 10 डिग्री, यहाँ पर जनसंख्या का घनत्व एवं वितरण बहुत कम पाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अधिक टेम्परेचर प्लस ह्यूमिडिटी भी अत्यधिक रहती है। आर्द्रता अधिक रहने के कारण यहाँ पर जन घनत्व कम पाया जाता है। चूंकि जन घनत्व कम है तो जन घनत्व की वजह से जनसंख्या वृद्धि भी कम होगी। इसी प्रकार यह देखा जाए कि कर्क रेखा वाले क्षेत्र में जहां पर पूर्वी एरिया है, जहां पर वर्षा अधिक होती है, यहाँ पर जन घनत्व सर्वाधिक पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? क्योंकि यहाँ पर मानसून एशिया वाला रीजन है, एशिया में देखा जाए मानसून क्षेत्र है। इसी प्रकार यदि उत्तर अमेरिका देखा जाए तो मैक्सिको वाला क्षेत्र मानसूनी एरिया है। और ध्रुवों पर जनसंख्या बहुत कम पाई जाती है। इसका रीजन है कि ध्रुवों पर ध्रुवीय पेटियां और जीवन सर्वाइव करने के लिए बहुत कम संसाधन उपलब्ध है, इसलिए वहां पर बहुत कम जनसंख्या पाई जाती है। इसके कुछ उदाहरण हैं। पूर्वी अमेरिका, जैसे अमेरिका का पूर्वी वाला भाग अत्यधिक घनत्व वाला है, अत्यधिक जनसंख्या वाला है, एवं पश्चिमी भाग रॉकीज पर्वत के पश्चिमी वाला भाग अत्यधिक वीरान है, क्योंकि वहां मरुस्थल है। जैसे कि मरुस्थलों में सोरेन मोजान का मरुस्थल है, कैलिफोर्निया की खाड़ी
जो अत्यधिक खारी है, इस कारण से वहां पर जनघनत्व कम पाया जाता है। अधिक जनघनत्व में उत्तर पश्चिमी यूरोप में सबसे अधिक जनघनत्व पाया जाता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है क्लाइमेट रीजन। वहां पर समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है, जो मानव विकास एवं मानव स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। इसी प्रकार दक्षिण एशिया में मानसूनी एशिया भी कहा जाता है दक्षिण एशिया को। इसमें प्रमुख देश भारत के बाद श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश आदि देश आते हैं। इसी प्रकार पूर्वी एशिया में चीन, जापान, कोरिया, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, इसी प्रकार रूस का कुछ भाग। इस प्रकार पूर्वी एशिया में भी जमघट बहुत अधिक पाया जाता है। कुछ क्षेत्र बहुत कम आबादी वाले हैं, जैसे कि ध्रुवीय क्षेत्र के पास और भूमध्य रेखा के पास। जैसा कि मैंने बताया कि ध्रुवीय क्षेत्रों में अत्यधिक बर्फीली हवाओं एवं ठंड के कारण वहां पर जनसंख्या का घनत्व एवं जनसंख्या का वितरण बहुत कम पाया जाता है। इसी प्रकार भूमध्य रेखीय क्षेत्र में अत्यधिक टेम्परेचर एवं ह्यूमिडिटी अधिक होने के कारण वहां पर बहुत कम जनसंख्या का घनत्व एवं जनसंख्या का वितरण पाया जाता है। जैसे कि उच्च वर्षा वाले क्षेत्र में जैसे कि पूर्वी एशिया, पूर्वी यूएसए, पश्चिमी यूरोप और ब्राजील वाला पूर्वी भाग और अफ्रीका वाला पूर्वी भाग, और इस प्रकार देखें कि जापान का पूर्वी भाग, जैसे कि जापान के 4 द्वीप होक्काइडो, होन्शु, सेकोकू, क्योशु, इसमें भी जमघट अधिक पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? क्योंकि यह मानसून एशिया वाला क्षेत्र है। जबकि कुछ क्षेत्रों में मध्य जनसंख्या, जैसे कि चीन, दक्षिणी भारत, नॉर्वे, स्वीडन आदि जैसे देशों में घनत्व माध्यम है। मतलब कुछ देशों में जनघनत्व कम पाया जाता है, कुछ देशों में जनघनत्व बहुत अधिक पाया जाता है। जैसे कि भारत का संदर्भ में देखा जाए तो ये वाला एरिया पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, यहाँ पर जनघनत्व बहुत ज्यादा पाया जाता है। जबकि इस वाले एरिया में मध्य प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा और इसके बाद कर्नाटक, यहाँ पर जनघनत्व माध्यम पाया जाता है। और सबसे कम ये जम्मू कश्मीर, यहाँ पर जनघनत्व एवं जनसंख्या बहुत ही कम पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर सर्वाइव करने के लिए संसाधन ही नहीं है, इसलिए यहाँ पर जनसंख्या कम पाई जाती है। नेक्स्ट, जनसंख्या घनत्व की गणना। अब अपन ये देखेंगे कि जन घनत्व की गणना कैसे की जाती है। इसके कुछ सूत्र हैं, उनको अपन देखेंगे। जैसे कि जनसंख्या घनत्व मापने के लिए कुल जनसंख्या को कुल क्षेत्रफल से भाग दे दिया जाता है। जैसा कि मैंने बताया कि अगर अपन किसी भी वस्तु या किसी भी मास का घनत्व मापे या जनसंख्या का घनत्व मापे, तो इसका सूत्र होता है कुल क्षेत्रफल। इसका सूत्र है कुल जनसंख्या अपॉन कुल क्षेत्रफल। जैसे कि यहां पर उदाहरण है, जैसे कि मान लीजिए किसी देश की जनसंख्या 10 लाख है, यह जनसंख्या है, और उसका क्षेत्रफल है 10,000 वर्ग किलोमीटर, यह 10,000 वर्ग किलोमीटर है। तो अपन क्या देखेंगे, इस स्थिति में वहां की जनघनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होगा। अब अपन यह देखेंगे यहां का जनघनत्व प्रति 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होगा। यह देखेंगे कि एक छोटे से क्षेत्र में 100 लोग निवास करेंगे, और वहीं पर देखा जाए यही छोटे से क्षेत्र में यदि 100 की जगह 200 लोग निवास करें, तो अपन इसको कहेंगे कि जनघनत्व अधिक है। और इसी प्रकार कुछ अफ्रीकन देश हैं जहां पर जनघनत्व 300 वर्ग किलोमीटर से अधिक पाया जाता है। इसी प्रकार यदि जापान में देखा जाए तो जापान का जनघनत्व 1800 व्यक्ति पर किलोमीटर है। इसी प्रकार दिल्ली का जनघनत्व देखा जाए तो दिल्ली का जनघनत्व है 600 व्यक्ति पर किलोमीटर। इसी प्रकार अपन देखते हैं यहाँ का जनघनत्व क्यों है, यहाँ का जनघनत्व अधिक इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जीवन के लिए पर्याप्त सुविधाएं हैं, अच्छा खान पीन है, अच्छा रहन सहन, अच्छी संस्कृति है, अच्छी राजनीतिक दशा है, अच्छी सामाजिक दशा, अच्छी सांस्कृतिक कला। इस वजह से यहाँ का जनघनत्व बहुत ज्यादा है।
और दूसरा जन घनत्व का कारण है कि अच्छी जलवायु और उपजाऊ मैदान है जहां पर कृषि एवं उद्योग के माध्यम से जीवन यापन किया जा सकता है। नोट, ऐसे क्षेत्र जिनकी जनसंख्या 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक होती है उन्हें सघन आबादी वाला क्षेत्र कहा जाता है। इसके बारे में अपन चर्चा कर चुके हैं। अब पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट टॉपिक, जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि मतलब होता है कि जनसंख्या में कमी आना। वृद्धि तो दो तरह से हो सकती है, एक सकारात्मक वृद्धि, एक नकारात्मक वृद्धि। सकारात्मक वृद्धि उसे कहेंगे यदि जनसंख्या बढ़ जाती है तो उसे अपन कहेंगे सकारात्मक वृद्धि, यदि जनसंख्या घट जाएगी तो उसे अपन कहेंगे नकारात्मक वृद्धि। किसी क्षेत्र में निश्चित समय अवधि में जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। जब जनसंख्या परिवर्तन को प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है तो उसे जनसंख्या वृद्धि दर कहते हैं। यदि इसको जनसंख्या वृद्धि को यदि 100 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो उसे अपन कहेंगे जनसंख्या वृद्धि प्रतिशत में जनसंख्या को निकालना है। आगे जनसंख्या वृद्धि दर के प्रकार। अब जनसंख्या वृद्धि के दो प्रकार होते हैं, एक प्रकार होगा सकारात्मक वृद्धि, एक प्रकार होगा नकारात्मक वृद्धि। कहीं पर जनसंख्या बढ़ेगी तो कहीं पर घटेगी। इसके बारे में अपन विस्तार से अध्ययन और चर्चा करते हैं। जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि दर किन्हीं दो समय अंतरालों के बीच जब जन्म दर मृत्यु दर से अधिक हो जाती है तब वह जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि दर कहलाती है। इसका मतलब यह है जैसे किसी क्षेत्र विशेष में 100 जनसंख्या है, उसमें से 70 तो जन्म हुआ और 30 ये है बर्थ रेट और ये है डेथ रेट, 30 की मृत्यु हुई। तो अपन क्या देखेंगे, उस शहर की जनसंख्या क्या है, तो अपन ये देखेंगे उस शहर की जनसंख्या 40, पॉपुलेशन कितनी है 40 है। और जनसंख्या वृद्धि धनात्मक होती है वह इस बात पर भी डिपेंड करती है कि उस देश में चिकित्सा की सुविधाएं कितनी अच्छी हैं। जिस देश में चिकित्सा की सुविधाएं अच्छी होगी तो उस देश में जनसंख्या वृद्धि भी अच्छी होगी और जनघनत्व भी अच्छा होगा। और जिस देश में चिकित्सा सुविधा बहुत कम होगी तो उस देश में जनसंख्या वृद्धि कम होगी, नकारात्मक होगी और डेथ यानी मौतें बहुत ज्यादा होंगी। आगे जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि दर। ऋणात्मक का मतलब यह है कि यहां पर मृत्यु दर अधिक और जन्म दर कम है। जैसे किसी क्षेत्र में 70 तो मृत्यु हो गई और 30 ही जन्म हुआ तो अपन ये देखेंगे उस क्षेत्रीय ओवरऑल जनसंख्या में 40% की कमी आ जाएगी। यहीं पर यह कहा गया है किन्हीं दो समय अंतरालों के बीच जब जन्म दर मृत्यु दर से कम हो जाती है तब वह जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि दर कहलाती है। दो समय अंतरालों से मतलब है जैसे कि इसको यदि भारत के संदर्भ में देखा जाए तो अपन यह देखेंगे कि 2001 की तुलना में 2011 में जनसंख्या वृद्धि में कितनी वृद्धि हुई है, यह धनात्मक वृद्धि हुई है यह ऋणात्मक वृद्धि हुई है। तो यह समय अंतराल यह लेते हैं अपन। इसके बाद जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि की गणना। वास्तविक वृद्धि को समझने से पहले अपन को दो प्रकार समझने हैं। एक होता है, यहां पर दो टर्मिनोलॉजीज है। पहली है वास्तविक जनसंख्या वृद्धि और सेकंड नंबर पर है प्राकृतिक वृद्धि। प्राकृतिक वृद्धि का मतलब होता है जन्म दर माइनस मृत्यु दर, यानी नेचुरल रूप से कितने लोगों का जन्म हुआ और कितने लोगों की मौत हुई उसे हम प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं। लेकिन वास्तविक जनसंख्या को निकालने के लिए जन्म दर माइनस मृत्यु दर के साथ साथ
आप्रवास माइनस उत्प्रवास को भी शामिल किया जाता है कि उस क्षेत्र को छोड़कर कितने लोग चले गए एवं उस क्षेत्र में कितने लोग आ गए। इस वजह से पूरे जनसंख्या में कितना परिवर्तन आया उसको अपन कहेंगे जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि दर। जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि की गणना दिए गए सूत्र के द्वारा की जा सकती है। जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि जन्म दर माइनस मृत्यु दर। आप्रवास, आप्रवास मतलब है कि किसी देश से अपने देश में लोग आकर बस गए, और उत्प्रवास का मतलब है कि वहां पर अच्छी सुविधाएं ना होने के कारण लोग देश छोड़कर चले गए। इसको कहेंगे अपन आप्रवास और इसको कहेंगे उत्प्रवास। अब इसको जैसे कि अपन कैलकुलेट करते हैं, जैसे कि किसी देश में जन्म 100 हुए और मृत्यु 50 हुई और पॉपुलेशन में से 50 लोग देश में आ गए एवं 30 लोग देश को छोड़कर चले गए, तो अपन देखेंगे कि ये आ गया 50 प्लस 20। अपन ये देखेंगे कि अपने देश में 70% की पॉपुलेशन वृद्धि हुई है, और यदि इसी प्रकार से अपन नकारात्मक वृद्धि देखें तो अपन देखेंगे किसी देश में 30 तो जन्म हुए और 70 मृत्यु हो गए, और इसी प्रकार आप्रवास में 70 लोग देश छोड़कर चले गए और 30 ही लोग देश में आए हैं। तो अपन ये देखेंगे कि यहां पर आ गए -40 प्लस यहां पर वही -40, तो इससे ये कट जाएगा। तो अपन ये देखेंगे कि उस क्षेत्र में कुछ वृद्धि ही नहीं हुई, ना जनसंख्या में कमी आई ना जनसंख्या में वृद्धि हुई। इस प्रकार अपन यह देखते हैं इसके सूत्र से जनसंख्या को निकाला जा सकता है। आगे है माल्थस का सिद्धांत। माल्थस जनसंख्या वृद्धि का बहुत ही सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत था। माल्थस ने सन 1798 में जनसंख्या वृद्धि से संबंधित सिद्धांत दिया। थॉमस माल्थस सिद्धांत के अनुसार लोगों की संख्या खाद्य आपूर्ति की अपेक्षा तेजी से बढ़ेगी। जनसंख्या में वृद्धि का परिणाम अकाल, बीमारी तथा युद्ध द्वारा उसमें अचानक गिरावट के रूप में सामने आएगा। इसका मतलब यह है कि माल्थस ने 2 प्रकार की जनसंख्या वृद्धि को बताया। माल्थस ने 2 प्रकार के साधन बताए। पहला साधन बताया जनसंख्या और दूसरा साधन बताया संसाधन। माल्थस ने कहा जनसंख्या गुणोत्तर रूप से बढ़ेगी, यानी 1, 2, 4, 8, 16, 32 और 64 इस प्रकार गुणोत्तर रूप से गुणा के रूप में बढ़ेंगी। और संसाधन अंकीय रूप से बढ़ेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस प्रकार। माल्थस ने कहा कि आने वाले 9 वर्षों में संसाधन तो 9 और जनसंख्या 256 गुना हो जाएगी। तो जनसंख्या 256 होगी और संसाधन 9 ही रहेंगे, तो संसाधनों पर जनसंख्या का बहुत अधिक दबाव पड़ेगा, जिससे अकाल, बीमारियां, युद्ध द्वारा उसमें अचानक गिरावट हो जाएगी। जब संसाधन ही नहीं रहेंगे, जब खाने के लिए भोजन नहीं रहेगा, पहनने के लिए कपड़े नहीं रहेंगे, तो जनसंख्या में अकाल आ जाएगा, भुखमरी आ जाएगी, युद्ध संघर्ष होगा, आपसी हित के लिए संघर्ष किया जाएगा। इस प्रकार जनसंख्या में अपने आप ही गिरावट आ जाएगी। यह माल्थस का सिद्धांत कहता है। नेक्स्ट, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। अब अपन देखेंगे कि जनसंख्या को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। जैसे कि जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारकों में सामाजिक कारक, आर्थिक कारक, राजनीतिक कारक, भौगोलिक कारक, इनके बारे में अपन विस्तृत से चर्चा करते हैं। जनसंख्या वितरण के 3 कारकों अर्थात भौगोलिक कारक, आर्थिक कारक और सामाजिक सांस्कृतिक कारकों से प्रभावित होता है। अब प्राकृतिक कारक में सबसे महत्वपूर्ण है उच्चावच। उच्चावच मतलब होता है कहीं पर पर्वत है, कहीं पर पठार है, तो कहीं पर मैदान है और कहीं पर नदियां हैं। इन्हीं को अपन बेसिकली उच्चावच कहते हैं। जैसे पर्वतीय, पठारी अथवा ऊबड़ खाबड़ प्रदेश में कम लोग रहते हैं,
यहाँ पर कम लोग क्यों रहते हैं? क्योंकि यहाँ पर क्लाइमेट ज्यादा अच्छा नहीं रहता, ना ही कृषि कार्य किया जा सकता है, ना ही औद्योगिक क्षेत्र का विकास किया जा सकता है। इस प्रकार लोगों की जनसंख्या पर्वतीय एवं पठारों में कम रहती है, जबकि मैदानी क्षेत्रों में लोगों का निवास अधिक होता है, क्योंकि इन क्षेत्रों में भूमि उर्वरक होती है और कृषि की जा सकती है। यही कारण है कि नदी घाटियों जैसे कि गंगा, ब्रह्मपुत्र, हवांगो नदी की घाटियों में अधिक जनसंख्या बसी है। अपन ये देखते हैं कि विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या नदी घाटियों वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, जैसे कि कुछ नदी घाटी है जैसे कि गंगा, ब्रह्मपुत्र, चीन की हवांगो नदी घाटी, इसी प्रकार मिस्र की नील नदी घाटी। यहाँ पर जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक पाया जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नदियों द्वारा जलोढ़ मृदा लाई जाती है और हर साल बाढ़ के द्वारा जलोढ़ मृदा को बिछा दिया जाता है, जिससे भूमि बहुत ज्यादा उपजाऊ हो जाती है। भूमि भी दो प्रकार की पाई जाती है, एक बांगड़, एक खादर। खादर भूमि वह है जो हर साल नदियों द्वारा लाई जाती है, नई मिट्टी लाई जाती है, वह है खादर। और बांगड़ वह है कि जो पुराने बाढ़ के मैदान, नदियों ने पिछले कई सालों में बाढ़ के मैदान का निर्माण किया, लेकिन अब नदी वहां से प्रभावित होना बंद हो गई, तो उसे कहेंगे बांगड़, उसे कहेंगे। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या खादरा वाले रीजन में पाई जाती है। दूसरा है जलवायु। जलवायु मानव के दिमाग एवं मानव की क्रियाकलाप को बहुत अधिक प्रभावित करती है, जैसे कि अत्यधिक गर्म या अत्यधिक ठंडे भागों में कम जनसंख्या निवास करती है। अत्यधिक गर्म यानी मरुस्थलीय क्षेत्र, जैसे कि राजस्थान का मरुस्थलीय क्षेत्र, अफ्रीका में सहारा मरुस्थलीय क्षेत्र। इसी प्रकार अपन देखें कि साहिल प्रदेश और यूएसए में देखा जाए, यूएसए में सोरेन और मोजान के मरुस्थल, यहाँ पर जनसंख्या बहुत कम पाई जाती है। और अत्यधिक ठंडे क्षेत्र में जैसे कि ध्रुवीय क्षेत्र, उत्तरी ध्रुव, दक्षिण ध्रुव, रूस का बर्फोयान क्षेत्र, कनाडा के कुछ क्षेत्र और यूरोप के लेपलैंड वाले क्षेत्र, यहाँ पर जनसंख्या बहुत कम पाई जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मानव जीवन के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध नहीं है, इसलिए जनसंख्या कम पाई जाती है। ये विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र जैसे मरुस्थल, जैसा कि अभी मैंने बताया, पहाड़ी क्षेत्र, जबकि मानसून प्रदेश में अधिक जनसंख्या निवास करती है, जैसे कि एशिया के देश। यहाँ पर जनसंख्या अधिक निवास करने का कारण क्या है? मानसून में यहाँ पर अच्छी वर्षा होती है, वर्षा होगी तो खेती होगी, खेती होगी तो लोगों का जमघट रहेगा तो उनकी जीवन शैली भी बदलेगी। धीरे धीरे यह प्रदेश प्राथमिक क्रियाकलापों से युक्त होता है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार की खेती की जाती है, विभिन्न प्रकार की फसलें बोई जाती हैं। 12 महीने में से 3 महीने यहाँ पर वर्षा ऋतु होती है, जिसमें रबी की फसल, जायद की फसल आदि को बोया जाता है। यह विशेषता है मानसून एशिया की। अब मृदा भी जनसंख्या के वितरण को बहुत अधिक प्रभावित करती है। जहां पर अच्छी उपजाऊ मृदा होगी वहां पर जनसंख्या अधिक होगी, और जहां पर बंजर भूमि होगी वहां पर जनसंख्या कम होगी। जैसे कि उत्तरी भाग में जनसंख्या अधिक है और इसी प्रकार राजस्थानी वाले भाग में उपजाऊ मिट्टी तो है ही, लेकिन वहां पर पानी की कमी के कारण कृषि नहीं की जाती, इसलिए जनसंख्या बहुत विरल है। लेकिन और वहां पर अत्यधिक धूप भी पड़ती है, इस वजह से भी जनसंख्या बहुत विरल है। इसमें जनसंख्या के वितरण पर मृदा की उर्वरा शक्ति का बहुत प्रभाव पड़ता है। उपजाऊ मिट्टी वाले क्षेत्रों में खाद्यान्न तथा अन्य फसलें अधिक पैदा की जाती हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया, तथा प्रति हेक्टेयर उपज अधिक होती है। इसलिए नदी घाटियों में उपजाऊ मिट्टी वाले क्षेत्र में अधिक घने बसे हैं। जैसा कि मैंने बताया कि जहां पर नदियां बहेंगी, जहां पर अधिक उपजाऊ मिट्टी होगी, वहां पर जनसंख्या घनत्व तो बहुत अधिक होगा, और जहां पर नदियां नहीं रहेंगी, जहां पर पानी की कमी रहेगी, वहां पर जनसंख्या घनत्व बहुत कम होगा। इसी प्रकार अपन देखेंगे जल की उपलब्धता भी जन घनत्व को प्रभावित करती है। लोग उन क्षेत्रों में बसने को प्राथमिकता देते हैं जहां जल आसानी से उपलब्ध होता है। यही कारण है कि नदी घाटियों विश्व के सर्वाधिक सघन बसे हुए क्षेत्र हैं। वही स्टेटमेंट है, जल है तो कल है। यही अपन पढ़ते हैं कि जहां पर जल होगा वहां पर जनसंख्या का बसावट, जनसंख्या घनत्व भी अधिक होगा। वनस्पति, अपन ये देखते हैं कि जहां पर वनस्पति नहीं होगी वहां पर जनसंख्या का वितरण भी शून्य होगा, और जहां पर अत्यधिक वनस्पति होगी वहां पर भी जनसंख्या का वितरण शून्य होगा। जैसे कि अपन देखें कि अमेजोन बेसिन और कांगो या जारे बेसिन, यहाँ पर अत्यधिक वनस्पति पाई जाती है, अत्यधिक वर्षा होती है,
अत्यधिक सूर्यताप रहता है, जिस कारण से यहाँ पर बहुत घने घने वन पाए जाते हैं, जिस कारण यहाँ पर जनसंख्या और जनघनत्व भी कम है। और इसी प्रकार यदि अपन मरुस्थल में देखें तो वहां अत्यधिक ताप, आर्द्रता की कमी के कारण जनघनत्व कम पाया जाता है। उसी प्रकार वहां पर वनस्पति की कमी, मरुस्थलों में वनस्पति के बाद पानी की कमी, इस वजह से जनघनत्व भी और जनसंख्या का वितरण भी बहुत कम पाया जाता है। यहाँ पर अधिक घने वनों के कारण भी जनसंख्या अधिक नहीं पाई जाती, लेकिन कोणधारी वनों की आर्थिक उपयोगिता अधिक है, इसलिए लोग उन्हें काटने के लिए वहां बसते हैं। इसका मतलब यह है कि विषुवत रेखीय क्षेत्रों में अधिक ताप और आर्द्रता के कारण मोटी एवं कठोर लकड़ी पाई जाती है। इसी प्रकार ठंडे क्षेत्रों में, ध्रुवीय क्षेत्रों में कोमल लकड़ी पाई जाती है। कोमल लकड़ी से लकड़ी उद्योग का विकास हुआ है, जैसे कि कनाडा के हैमिल्टन में विश्व की सबसे बड़ी पेपर एंड पल्प फैक्ट्री है। क्यों है? क्योंकि वहां पर कोमल लकड़ी के शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं, इसलिए वहां हैमिल्टन में इसका विकास हुआ है। अब है तीसरा, आर्थिक कारक। परिवहन का विकास। परिवहन के साधनों के विकास से लोग दूर दूर के क्षेत्रों से परिवहन के बेहतर साधनों से जुड़ जाते हैं। विश्व के सभी परिवहन साधनों से जुड़े क्षेत्र सघन आबाद हैं। आर्थिक कारक में सबसे महत्वपूर्ण कारक है परिवहन। जहां पर परिवहन सुविधाएं अच्छी होंगी, वहां पर औद्योगिक विकास के साथ साथ एग्लोमिनेशन का भी प्रभाव पड़ेगा। और जहां पर परिवहन की सुविधाएं कम होगी, ट्रांसपोर्ट कम होगा, कम्युनिकेशन कम होगा, वहां पर जनसंख्या का घनत्व भी कम होगा। जैसे कि पर्वतीय एवं पहाड़ी क्षेत्रों में ट्रांसपोर्ट एवं कम्युनिकेशन बहुत कम होता है, इसलिए जनसंख्या का घनत्व एवं वितरण कम पाया जाता है। जबकि मैदानी भागों में कम्युनिकेशन एवं ट्रांसपोर्ट बहुत अधिक होता है, इसलिए जनघनत्व अधिक पाया जाता है। यही इसमें यह कहा गया है। नगरीकरण और औद्योगिक क्षेत्रों में उद्योग और नगरीय केंद्रों की वृद्धि एक उच्च जनघनत्व को आकर्षित करती है। जैसा कि मैंने बताया कि पर्वतों पर ज्यादा बड़े बड़े शहर नहीं बनाए जा सकते, जबकि मैदानों में ज्यादा बड़े बड़े शहर बनाए जा सकते। इसका कारण क्या है? इसका कारण है नगरीकरण। समतल मैदान पानी की पूर्ति है, इसलिए यहाँ पर औद्योगिक एवं नगरीय गतिविधियां होती है। जहां पर औद्योगिक नगरीय गतिविधियां होंगी, वहां पर जनसंख्या का घनत्व एवं जनसंख्या का वितरण भी अधिक पाया जाएगा। खनिज निक्षेपों से युक्त क्षेत्र आर्थिक रूप से लोगों को आकर्षित करते हैं। जैसे कि यदि अपन देखा जाए कि ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी भाग, वहां पर मरुस्थलीय, वह विक्टोरिया मरुस्थलीय भाग है, लेकिन वहां पर सोने की कुलगाड़ी और कालगुडी खदान है, जिस कारण से वहां बहुत बड़े बड़े औद्योगिक नगर बन गए हैं। किस वजह से? आर्थिक कारण की वजह से वहां पर डेवलपमेंट शुरू हो गया है। धार्मिक एवं सांस्कृतिक कारक। धार्मिक एवं सांस्कृतिक कारक भी लोगों की मानसिकता को प्रभावित करते हैं। जैसे धार्मिक कारक में, धार्मिक कारणों से लोग अपने देश छोड़ने को मजबूर हो जाते हैं। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान यहूदियों को यूरोप छोड़कर रेगिस्तानी क्षेत्रों में नया देश इजराइल बसाना पड़ा था। इसी प्रकार दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद नीति के कारण जनसंख्या का वितरण प्रभावित हुआ है। धर्म से मतलब यह है, जैसे कि किसी भी देश में विभिन्न प्रकार के समुदाय पाए जाते हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन। इनमें आपसी मतभेद होने के कारण एवं राजनीतिक अस्थिरता होने के कारण लोग देश को छोड़ देते हैं। जैसे कि यूरोप में हिटलर नाम का एक व्यक्ति हुआ था। हिटलर नाम का एक व्यक्ति, वह नाजीवादी था एवं जर्मनी को सपोर्ट करता था। तो उसने यहूदियों वाले लोगों को उसने फांसी पर लटका दिया एवं ट्रकों से कुचलवा दिया। तो जो यहूदी लोग थे, उन्होंने यूरोप को छोड़कर रेगिस्तानी भागों में इजराइल देश की स्थापना की, जो आज विश्व में सर्वाधिक विकसित देशों में से एक है। और इसी प्रकार अफ्रीका में रंगभेद नीति के कारण जनसंख्या का वितरण प्रभावित है। अपन यह देखते हैं कि समस्त अफ्रीका में सिर्फ एक दक्षिण अफ्रीका वाला ही देश है कि वहां पर गोरे लोग निवास करते हैं, जबकि संपूर्ण अफ्रीका महाद्वीप में काले लोग निवास करते हैं। इसका रीजन है श्वेत नीति, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका अधिक डेवलप है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि यूरोप से आकर दक्षिण अफ्रीका में लोग बस गए और उन्होंने जो अफ्रीका के मूल निवासी थी, जैसे कुछ उनकी जनजाति थे, पिग्मी, बुशमैन,
इनको इन्होंने प्राथमिकता या वरीयता नहीं दी, जिस कारण से यहाँ पर रंग भेद की नीति देखी जाती है। अब राजनीतिक कारण में यह देखा जाता है कि उस देश में सरकार एवं जनता के बीच कितना अच्छा कम्युनिकेशन है। यदि सरकार से जनता संतुष्ट नहीं होगी तो वह विद्रोह कर देगी। जैसे कि बांग्लादेश में शेख हसीना को जनता के द्वारा हटा लिया गया। इसी प्रकार अभी कुछ साल पहले चीन में नहीं, कुछ साल पहले श्रीलंका में यह हुआ था कि श्रीलंका की जनता ने उसकी सरकार को हटा ली। यह भी राजनीतिक अस्थिरता के कारण जनसंख्या प्रभावित होती है। किसी देश में गृह युद्ध मतलब है कि जनता आपस में ही लड़ जाए, अशांति, उस देश की सरकार जनता पर ही ध्यान न दे आदि के कारण भी जनसंख्या वितरण पर प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए फारस की खाड़ी का युद्ध। फारस की खाड़ी किन दो देशों में पड़ती है? फारस की खाड़ी यह है इजराइल, यह है जैसे कि यमन और अफ्रीकन रीजन और एशियन रीजन के बीच यहाँ पर फारस की खाड़ी पड़ती है। अब ये लोग इसलिए ही लड़ते रहते हैं कि हमारा अफ्रीका देश है, हमारा हिंदू देश है, और मुस्लिम में भी इसी कारण से होती रहती है कि शिया और सुन्नी दो मुसलमान गुट समुदाय में इसी प्रकार की ये गृह युद्ध होते रहते हैं। श्रीलंका में जातीय संघर्ष। तमिलनाडु के कुछ लोग श्रीलंका में जाकर बसे, लेकिन श्रीलंका के मूल निवासी बेद्दा, इन्होंने इसका बहुत विरोध किया कि इसलिए तमिलनाडु के कुछ लोगों को श्रीलंका से बाहर निकाल दिया गया। यह भी अपन संघर्ष राजनीतिक अस्थिरता के रूप में समझ सकते हैं। आदि के कारण जनसंख्या का पलायन हुआ है। पॉपुलेशन सिर्फ नंबर नहीं बल्कि ह्यूमैनिटीज एवं रिसोर्स की कहानी है। इसी प्रकार से इस चैप्टर को डेप्थ में पढ़ने के लिए हमारे क्यूपी एजुकेशन को अभी प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिएगा। और यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि किसी प्रकार की त्रुटि हो गई हो तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू।